नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सेना की चीनी सैनिकों से झड़प के बाद मीडिया में एक बात को प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा है कि पिछले 45 सालों में पहली बार चीनी सेना के हाथों भारतीय सेना का खून बहा है। जैसे ये मीडिया चैनल भारत के ना होकर पाकिस्तान या चीन के हों। ये वही मीडिया और तंत्र है जो हमेशा ही इस अक्साई चीन क्षेत्र को विवादित क्षेत्र बनाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इस क्षेत्र के महत्व पर दिए गए ऐतिहासिक बयान को सामने रखने में सदा हिचकिचाता रहा। यह मीडिया दर्शकों और अपने पाठकों को इस सूचना से वंचित रखता है कि इस अक्साई चीन क्षेत्र में इतिहास में पहली बार भारत ने अपने निर्माण कार्य शुरू किए हैं, जो कि चीन की बौखलाहट का प्रमुख कारण बना हुआ है। यह सब कुछ ऐसे समय में घटित हुआ है जब कुछ ही दिन पहले मीडिया में चीन द्वारा अपने सैनिकों को इस क्षेत्र के करीब 1.5 किलोमीटर पीछे बुला लेने के समाचार देखे गए थे। यानी कि चीन ये मान चुका था कि उसके सैनिक जो है अब 1.5 किलोमीटर पीछे LAC से पीछे चले जाएंगे। लेकिन कल की जो घटना है उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस झड़प को लेकर दोष पूरी तरह से भारतीय सेना पर ही डाल दिया है और ऐसा करते हुए कहा है कि सोमवार को भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा का गंभीर तौर पर उल्लंघन किया है। इस सब के बीच गलवान घाटी में पिछले कुछ समय से बढ़ रही गतिविधियों पर चर्चा किया जाना बेहद आवश्यक हो गया है। सोमवार रात को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। जिस क्षेत्र में यह घटना हुई वो पूरा इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यह झड़प के दौरान 2 परमाणु संपन्न देशों भारत और चीन के जवान जो कि थे वो डंडों और पत्थरों से आपस में भिड़ गए थे। सोचिए, इतने बड़े देश के सैनिक, यानी इतने बड़े देश जिनकी संख्या इतनी है कि उसमें कम से कम एक महाद्वीप की जनसंख्या समा जाती है। इन दोनों देशों की जनसंख्या मिलाकर पूरे दुनिया की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। ऐसे 2 देश जो है लाठी डंडों से भिड़ रहे थे और ऐसी नौबत चीन ने क्यों आने दी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दरअसल चीन और भारत के बीच जो संधियां हैं उसके अनुसार भारत और चीन की सीमा पर गोलियां चलाना मना ही है और भारत चीन की जब भी आज तक झड़प हुई है उसके बाद आज तक यहाँ पर गोलियां नहीं चली हैं। 1962 की बात छोड़ दें तो एक अलग बात है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि 1962 के अलावा कभी भारत चीन की सीमा पर गोलियां नहीं चली। 1967 की बात कर लीजिए या उसके बाद की कुछ और घटनाक्रमों की बात कर लीजिए, भारत चीन के बीच झड़पें हुई जिनमें भारत ने चीन को उसकी औकात तक दिखा दी थी। चीनियों के 500 और 1000 के दलों को कुल कुछ 100 लोगों ने, भारत के कुछ 100 सैनिकों ने ही मार गिराया था। ये खबरें आपको मालूम होगी, नहीं है तो हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कि 1967 में भारत ने चीन का क्या हाल किया था। खैर, इस लाठीबाजी और पत्थरबाजी में जहां भारतीय सेना ने अपने 1 अधिकारी और 2 सैनिकों को शुरुआत में खो दिया था, तो वहीं चीन अपने सैनिकों के हाथाहाथ होने की बात को स्वीकार कर रहा था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा था कि चीन के कितने सैनिक इस झड़प में मारे गए। लेकिन देर रात तक होते होते जितनी भी बैठकें हुई, जितने भी मीटिंग हुई, उन सब के बाद ये बात साफ हो गई कि भारत के लगभग 20 सैनिक जो हैं वो इस पूरे घटनाक्रम में वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन चीन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसीज और CIA के हवाले से अगर हम बात करें तो चीन के लगभग 35 सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। वहीं भारत के जो आर्मी इंटेलिजेंस हैं उसके अनुसार अगर बात करें तो भारत ने जो चीन की बातों को इंटरसेप्ट किया है वायरलेस पर, उसके अनुसार चीन के करीब 43 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। ऐसे में ये बात तो निश्चित हो जाती है कि चीन की इतनी औकात नहीं कि भारत के साथ वो हाथापाई में भी किसी प्रकार से जीत सके। इसीलिए तो उसने कील लगे हुए डंडे और लोहे की रॉडों का इस्तेमाल किया। खास तौर से उसने इसके लिए गोल्फ स्टिक्स तक का भी, गोल्फ क्लब्स का भी इसके लिए इस्तेमाल किया। चीन के कितने सैनिक इस झड़प में मारे गए हैं इसको अब साफ तौर से सिर्फ चीन ही बता सकता है, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसीज और चीन और अमेरिका की खुफिया एजेंसीज की अगर बात माने तो लगभग चीन को लगभग 40 सैनिकों के करीब का नुकसान हुआ है। लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक त्रासदी का सृजन करने वाला यह कम्युनिस्ट देश जिस देश किसी सच को स्वीकार कभी करता नहीं है, ये आशा करना भी महज एक छलावा है कि चीन इस बात को कभी स्वीकार करेगा। अभी हताहतों की संख्या बढ़ने की भी खबर है। दरअसल वर्ष 1975 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 भारतीय सैनिकों ने जान गंवाई थी। तभी से दोनों देशों में झड़प तो कई बार हुई लेकिन जान किसी की भी नहीं गई। बीते 1 माह में लद्दाख के इस क्षेत्र में कई मौक़ों पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हुई हैं। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हाथापाई के वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किए गए हैं।
जिस पूरे इलाके में आजकल चाइनीज़ सेना और भारतीय सेना के बीच गतिविधियां तेज हुई हैं, वह गालवन घाटी इस पूरे इलाके में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह ऐसी जगह है जहां से लंबी दूरी तक नज़र रखी जा सकती है। साथ ही इस जगह से उस सड़क को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है जहाँ से भारतीय सेना रसद और हथियारों की सप्लाई करती है। चीन की बौखलाहट का कारण भी यह सड़क ही है। भारत ने हाल ही में इस क्षेत्र में सड़क निर्माण किया है, जिसका कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार की ओर से काफ़ी विरोध किया गया था। जबकि भारत ने चीन के विरोध के बावजूद अक्साई चिन पर भारत के नियंत्रण पर चीन को किसी गलतफहमी में न रहने का संदेश दिया। इसी जगह पर स्थित पैंगोंग लेक का एक हिस्सा जहां भारत में आता है, तो वहीं दूसरा हिस्सा चीन में आता है। इसी गलवान घाटी से कुछ ही दूरी से अक्साई चीन का वो क्षेत्र शुरू हो जाता है जिस पर चीन वर्ष 1962 से ही अवैध रूप से अपना अधिकार बताता आया है। इतने वर्षों तक भारत ने चीन द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माणों के विरोध में स्पष्ट कर दिया था कि ये क्षेत्र भारतीय सीमा के अंतर्गत आता है और उसमें चीन का हस्तक्षेप किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। चीन चाहता है कि वह इस इलाके में अपना प्रभुत्व स्थापित कर भारतीय सेना पर निरंतर नज़र रखे, लेकिन उसे ऐसा करने में पहली बार समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि भारतीय सैनिकों के बलिदान की आड़ लेकर वामपंथी मीडिया से लेकर कांग्रेस जैसे दल भी भारतीय सेना के बलिदान पर चिंतित नजर आ रही है। ये चिंता और कुछ नहीं बल्कि केंद्र सरकार की कार्यशैली को लेकर जनता को गुमराह करना मात्र है, वरना यह वही विपक्षी दल है जो हमेशा से ही भारतीय सेना के अधिकारों पर भद्दे चुटकुले बनाते हैं और उनका समर्थन करते हैं। इसके अलावा अक्साई चीन क्षेत्र में चीन की सेना की बढ़ती गतिविधियों का एक और प्रमुख कारण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अपने ही देश और विश्व भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन भी है। ऐसे में चीन से कई बड़े निवेशकों द्वारा अपना निवेश वापस खींच लेने के कारण बड़ी आर्थिक मंदी के कारण पार्टी पर जिनपिंग की पकड़ कमजोर होती जा रही है। एक लंबे समय से ही चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपने पैसे के बल पर पूरे विश्व भर में ही संस्थाओं को प्रभावित करने में सक्षम रहा है। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा की मीडिया को खरीदने और उन्हें प्रभावित करने की खबरें भी निरंतर मीडिया में बनी हुई हैं। ये वो दल हैं जो चीन की ओर से कम्युनिस्ट सरकार के हितों की ढाल का काम कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, आजकल आप भारत के खास तौर से भारत की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, इन पर जितने भी ऐड आ रहे हैं उन पर चाइनीज़ ऐड आपको नज़र आएंगे, चाइनीज़ ऐप्स के ऐड नज़र आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप्स को हिट करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय मीडिया के थ्रू या भारतीय इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू भारत के जो कंज्यूमर्स हैं उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा चीनी प्रोडक्ट्स का जो है प्रचार किया जा रहा है, ताकि जो भारत के अंदर एक सेंटिमेंट बन गया है कि चीन के खिलाफ, चीन के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना है, उसको किसी तरह से कम किया जा सके। क्योंकि चीन इस समय डरा हुआ है कि भारत से अगर वो मार्केट छिन गई तो चीन का क्या होगा, और इसी डर के चलते वो भारत को डरा धमका कर अपने कब्जे में या अपने दबाव के अंदर लेकर आना चाहता है। और इसके लिए उसने पूरी कोशिश भी की। उसने पाकिस्तान, खुद चीन को LAC पर, चीन की सेना को LAC पर लाकर और इधर से नेपाल के साथ, नेपाल पे दबाव बनाकर जो लिपु लेख वाला जो नक्शा, अवैध नक्शा जो बनाने की कोशिश जो नेपाल ने की है, ये सब चीन की पॉलिसीज़ का हिस्सा है। आपको बता दूं मैं, तो चीन एक ऐसा देश है जो इस समय भारत को अपने दबाव में लाने के लिए कुछ भी करेगा। और ऐसा क्यों करना चाह रहा है, उसका कारण भी है कि इस समय चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्ता में है, शी जिनपिंग की, उसकी पकड़ सत्ता से जाती जा रही है। जनता में विरोध बढ़ रहा है लगातार। जो ताइवान और जो चीन के जो विरोधी जो स्वर हैं वो चीन में ही बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो इस सब के चलते चीन बुरी तरह से परेशान है और वो चाहता है कि किसी भी तरह से वो भारत के खिलाफ एक एंटी चाइना सेंटीमेंट तैयार कर सके, चाइना के अंदर एंटी इंडिया सेंटीमेंट तैयार कर सके, ताकि उसे युद्ध लड़ने का एक मौका मिल जाए और जो चीनी जो जनता है उसके मुंह पर वो एक पट्टी बांध सके। ऐसे में भारतीय मीडिया द्वारा भारतीय सेना के बलिदान को 45 साल में हुए पहले खूनी संघर्ष जैसी सनसनीखेज खबरों से पाटने के बजाय चीन का वास्तविक मर्म सामने रखना चाहिए, जो कि केंद्र सरकार और भारतीय सेना द्वारा अक्साई चीन क्षेत्र में दिखाया जा रहा है। ये एक बेहद ही साहसिक बात है कि चीन के खिलाफ जो है भारतीय सैनिकों ने निहत्थे होने के बाद भी उनकी 40 सैनिकों को मार डाला। और यही बौखलाहट चीन की कम्युनिस्ट सरकार के खोखलेपन को सामने रखने के लिए काफ़ी है कि चीन किस तरह से बौखलाया हुआ है कि उसने अपने सही सैनिकों के शवों का आंकड़ा भी दुनिया के सामने नहीं रखा है, जबकि भारत के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, भारत के आर्मी इंटेलिजेंस ने
इस बारे में खुलासा करके पूरी दुनिया को बताया। यहाँ तक कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA तक इस बात का दावा कर रही है कि चीन के 35 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो भारत के साथ झड़प में मारे गए हैं, जिसके चलते चीन का बहुत भारी नुकसान हुआ है। और इस बहुत भारी नुकसान को ही चीन दुनिया के सामने या अपनी जनता के सामने नहीं ला सकता, क्योंकि ये उसके लिए बेहद ही शर्मनाक बात है। लेकिन अब भी गनीमत है कि चीन इस बात से समझ जाए कि अब उसे भारत से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा नुकसान का सौदा उसके लिए हो सकता है हर तरह से, चाहे आप सैनिक आधार पर समझें चाहे आर्थिक आधार पर समझें। चीन को अब ये समझ लेना चाहिए कि ये देश 1962 का कांग्रेसियों का पाला हुआ देश नहीं है, ये राष्ट्रवादियों का, प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन पाया हुआ 2020 का भारत है। तो आपका इस पर क्या विचार है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।